तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ले रहे हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। इसके ऊपर ये बहुत लंबे समय से कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको लेकर तो अलग अलग लोगों की क्या राय है, उस पर सरकार क्या करना चाह रही है। इन अपॉइंटमेंट्स में हमेशा डिले। क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि उन्होंने जो नाम रिकमेंड किए थे, सरकार ने अभी तक उनको अपॉइंट क्यों नहीं किया? क्योंकि सिलेक्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट करेगा और वो कैबिनेट के थ्रू प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा बैलेंस और बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है VR कृष्णा अय्यर, ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रहे हुए, सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने लिखा है। और ये 3 हमारी विंग होती है, ये आपको पता ही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव, इन दोनों का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का आपस में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि वो लॉ फॉर्म करते हैं और वो लॉ फॉर्म करने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी एक चेक रखती है। चेक क्यों रखती है? जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो तो आप वहाँ जा सकते हो। फंडामेंटल राइट किसकी ड्यूटी है? इंश्योर कराना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और यदि वायलेशन होता है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हमें वहाँ से राहत दिलाती है। हुएवर इट इज एट फॉल्ट, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। ठीक है, चाहे स्टेट हो, स्टेट के अगेंस्ट भी ले सकती है। यहाँ तक तो ठीक था। इसके अंदर जो ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम बना हुआ है, एक मैं पहला जहाँ कॉलम शुरू हो रहा है इसमें देखो, चीफ जस्टिस SH कापड़िया, ये पहले रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन एट एन इवेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे, उन्होंने कोई बात कही थी। वो क्या कही थी? अंडरलाइनिंग द नीड फॉर द गवर्नमेंट इज बैलेंस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी विद जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये कह रहे हैव टू बी रिकंसाइल्ड व्हाट द लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ऑब्जर्व्ड अबाउट जुडिशियल प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी की बात क्या कर रहे हैं यहाँ? या उस चीज कर रहे हैं कि वो ही अपॉइंट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नोबडी इज देयर टू चैलेंज दैट, कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। उन्होंने जैसा भी कर दिया, किस बेसिस पे किया, क्या क्राइटेरिया रहा सिलेक्शन का, ऐसा कुछ उन्होंने पब्लिक के सामने रखा भी नहीं कि हम इन जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ऑन व्हाट बेसिस वी आर सिलेक्टिंग देम, हम किस आधार पर सिलेक्ट कर रहे हैं, मेरिट का क्राइटेरिया क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे देख रहे हैं, इन सारी चीजों पर कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, तो यहां इस चीज को लेके कहा था उन्होंने, इट इज दिस रिकंसिलिएशन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द फंक्शनलिज्म दैट डज जस्टिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अ ग्रेट एंड ग्रैंड चैप्टर ऑफ जुडिशियल सब्लाइम बिहेवियर टू फॉरबिड द रॉब्स बिकमिंग अनरूली एंड रूड टू द रिमेन एवर सोबर इज ऑब्लिगेटरी। ये उनके रिमार्क्स थे। तो तीनों उसके बीच के अंदर एक सामंजस्य बैठाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी में नीचे आ जाओ, दूसरे उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। पार्लियामेंट्री कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव एट द स्टेट लेवल मेक लॉ, व्हेन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर डू नॉट डू एनीथिंग दैट इज आर्बिट्रेरी और कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, the judiciary has the power to correct them by issuing direction under article 143। ठीक है, उनके पास पावर है। कोई चीज गलत होती है, रिव्यू की पावर उनके पास है। कोई लॉ गलत फॉर्म कर दिया तो उसको रिव्यू करने की, उसको भी निरस्त करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, और गाइडलाइंस, जहां लॉ नहीं बना हुआ उसको लेके गाइडलाइंस देने की भी उनके पास पावर है, और भी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, स्टेट्स को भी, सेंटर को भी सजेशन भी दे सकते हैं। उनके जजमेंट्स, जहां कोई लॉ नहीं बना हुआ, वो एज ए प्रेसिडेंट भी काम करते हैं, उनके आधार पर भी फैसले होते हैं। तो ये सारी चीज़ उन्होंने बताई हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द फंडामेंटल राइट्स एंड इफ द स्टेट डू नॉट सेफ गार्ड देम, एनी सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इशू ऑफ अ रिट टू defend his or her fundamental rights. This among the 3 instrumentalities, the judiciary has preeminence
but the judiciary itself has to act according to the constitution and work within the framework of the constitution। लेकिन ये है यहां भी कह दिया कि इसके लिए क्या है, जुडिशरी को बहुत ज्यादा जवाबदेह और जिम्मेवार होना होगा, क्योंकि सरकार एग्जीक्यूटिव और दूसरा विंग कौन सा है, लेजिस्लेटिव, इन दोनों की पावर के ऊपर एक और पावर बैठी हुई है, वो है। लेकिन उस पावर को भी तो सही होना पड़ेगा, यदि वो पावर बायस्ड है, उस चीज की बात की हुई है। यहां देखो आगे बहुत ही सुंदर इसमें लिखा हुआ है, ये फेलिक्स करके एक हुए हैं, पॉइंटेड आउट दिस जज एज ए पर्सन और अ कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन आर एंटाइटल्ड टू नो ग्रेटर इम्यूनिटी फॉर क्रिटिसिज्म देन अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। ये कह रहे हैं जैसे और इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, सरकार के और इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, यदि वो गलत होते हैं तो हमें कहने का अधिकार है, लोग बाग उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, तो जितनी इम्यूनिटी उनको है इतनी ही कोर्ट्स को होनी चाहिए। ये कह रहे हैं, इनके विचार हैं ये। जस्ट बिकॉज द होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिस आर आइडेंटिफाइड विद द इंटरेस्ट ऑफ जुडिशरी, they may forget their common human frailties and fallibilities. There are sometime have been meritinets upon the breach, as there have been some pompous wielder of the authority। तो ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड यहां यूज हुआ है मेरिटिनेट्स, इसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट और दूसरा क्या बोलेंगे इसको, कि स्ट्रिक्ट भी हो गया और ये जताना कि हम ही सही हैं, ओबीडियंस। वो क्या चाह रहे हैं कि हमने जो कह दिया वो सही है, उसकी पालना होनी चाहिए, इस शब्द का अर्थ ये है, इस उसमें लेना है संदर्भ में। और दूसरा, यहां सही है तो पालना होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात क्या है, जहां अनरीजनेबल है, अननेसेसरी है, वहां भी जहां थोपा जा रहा है वहां दिक्कत है ऑबिडियंस के लिए, कि हमारे आदेश की पालना होनी चाहिए, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, यहां गलती हो जाती है। ये उस चीज की बात कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं, एंड एडमिनिस्टर ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द कम्युनिटी, बट वेयर द क्लास इशू आर इन्वॉल्व, it is impossible to pretend that the court command the same degree of general confidence. On the contrary, they do not, and a very large number of our population has been led to the opinion that they are unconsciously, no doubt, biased। है तो वो भी समाज के हिस्सा, कहीं अलग से आ नहीं रहे, यही इसी समाज के अंदर रह के उन्हें शिक्षा पाई है सारी चीजें। तो क्लास कन्फ्लिक्ट्स है और जो बायस्ड है, इससे दूर रहना उनके लिए बहुत ही एक टेढ़ी खीर है। किसी भी जज का अनबायस होना या अनबायस होकर फैसला लिखना, ये बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। ये कह रहे हैं कि जब अनबायसनेस नजर आ रही है तो उसका विरोध क्यों ना हो। तो इम्यूनिटी कितनी मिलनी चाहिए, उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन को मिली हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। और फिर अगले पैराग्राफ में देखो, We in India have under the constitution the same weaknesses pointed out by Churchill। चर्चिल पीएम हुए थे, उनके बारे में बता रहे हैं। रिजल्ट ऑफ सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस रिमेन अ प्रॉमिस ऑन पेपर। यदि ये कह रहे हैं, उस चीज के ऊपर कह रहे हैं, ये जो वीकनेस है कि अपने आप से कॉलेजियम का कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, ये सारी जो बातें ऊपर डिस्कस की गई है, ये कह रहे हैं कि ये सोशलिज्म और सोशल जस्टिस केवल एक कैसी प्रॉमिस है जो केवल कागजों तक सीमित है, ओरिजिनलिटी में नहीं है। देन केम अ न्यू क्रिएशन कॉल्ड कॉलेजियम। द कंसेप्ट वाज बॉट बाय अ नैरो मेजोरिटी ऑफ 1 in 4-5 decisions of the Supreme Court by the selection of judges. It was binding on the executive and the decision of which in turn bound to be implemented by the president। तो दूसरा कह रहे हैं, इन्होंने कॉलेजियम के अंदर 4-5 जजेस जो हैं, उन्होंने जिस व्यक्ति को सिलेक्ट कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके साथ 4-5 जजेस जो हैं, उन्होंने जिसको भी सिलेक्ट कर दिया,
उसी को एग्जीक्यूटिव अप्रूव करेगी और उसी को प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा। इसके अलावा किसी की इंटरफेरेंस ही नहीं है। ये 4-5 लोग किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं, किस दृष्टिकोण से उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं। ये एलिगेशन लगते आए सुप्रीम कोर्ट के उस पे कि 20-30 फैमिलीज हैं, उन्हीं के बच्चे जज बन रहे हैं, बाहर से कोई नया आ ही नहीं रहा, वही लोग एंटर करते जा रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर जो सवालिया निशान लगा है, तो हमें इसको और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। एनजेसी को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम को सही ठहरा दिया। अब आगे इसको देखते हैं। अच्छा आर्टिकल है ये, एक आई ओपनिंग आर्टिकल है, बता रहे हैं उनको कि भाई इसमें क्या क्या कमी है, उनकी तरफ तो ध्यान आकर्षित करा ही रहे हैं। Thus today we have a curious creation with no backing under the constitution except the ruling of Supreme Court, and that too based on a very thin majority in a single ruling. Today the collegium on its own makes the selection, वही सिलेक्शन कर रहा है। There is no structure to hear the public in the process of selection. यदि मान लो कोई कहता है सिलेक्शन गलत हुआ है, तो कौन सुनेगा उसको, किस आधार पे हुआ है? जब तक कोई नॉर्म्स नहीं है सिलेक्शन के, तो कैसे कहोगे आप? नो प्रिंसिपल इज लेड डाउन, नो इन्वेस्टिगेशन इज मेड, एंड अ सॉर्ट ऑफ अनार्की प्रिवेल्स। क्या कह दिया इसके अंदर कि जब तक कोई रूल नहीं है, वो नहीं है, तो आप सिलेक्शन को कैसे जस्टिफाई करोगे कि हमने ये जो सिलेक्शन किया है ये फेयर सिलेक्शन किया है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? यहां उस चीज का सवाल उठा दिया इन्होंने। आगे कह रहे हैं, इन अ मिनिमल सेंस द सिलेक्शन ऑफ जजेस of the highest court is done in an unprincipled manner without investigation or study of the class character by the members of the collegium. There has been criticism of the judges so selected, but the collegium is not answerable to anyone. Most important, ये कह रहे हैं किसी जज को जो सिलेक्ट कर दिया कॉलेजियम ने, उसके ऊपर यदि क्वेश्चन मार्क लग गया तो उसकी सफाई में कि हमने ऐसा क्यों किया, कोई सफाई या कोई वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता। ये इस चीज कह रहे हैं ना, नॉट आंसरेबल टू एनीवन, किसी की जवाबदेही किसी के प्रति है ही नहीं, तो दे आर द फाइनल अथॉरिटी। आर्बिट्रेरी भी यदि कुछ होता है, बायस से भी कुछ होता है, तो कहां जाएंगे और किससे बात करेंगे इस बारे में, ये कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, in these circumstances the union law minister has stated that the government proposed to change the collegium system and substitute it with a commission, but how should, अब इसके ऊपर भी उन्होंने कह दिया कि इसको हटा के हम कमीशन अपॉइंट कर देंगे, लेकिन कमीशन अपॉइंट होगा तो कमीशन के लिए भी इन्होंने 4-5 बातें कह दी। ये कह रहे हैं, बट हाउ शुड द कमीशन बी कॉन्स्टिट्यूटेड, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, टू whom इट विल बी आंसरेबल, उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी, सही या गलत, कोई तो हो ना उसके ऊपर, कमीशन के ऊपर भी। एंड व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द कमीशन, कमीशन किन चीजों के आधार पर सिलेक्शन करेगा। दीज आर द इशू रिमेन टू बी पब्लिकली डिस्कस्ड, और ये इशू भी ऐसा नहीं है, ये पब्लिकली डिस्कस होने चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद अ स्पेशल चैप्टर ऑफ द जुडिशरी इज नीडेड, सच एन अमेंडमेंट कैन कम ओनली अबाउट ओनली थ्रू पार्लियामेंट एक्शन, और ये पार्लियामेंट के जरिए ही आ सकता है, ये कह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं, इसी के ऊपर एक और इन्होंने दे दिया, द कमीशन, जिसकी कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, तो एक सजेशन दे दिया, द कमीशन चेयरमैन शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप कमीशन का चेयरमैन बनाइए, रूल फ्रेम कीजिए और उसके हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिए फेयर। उसके अंदर पब्लिक से भी कोई बंदा हो, उसके अंदर पब्लिक से भी ना हो तो कम से कम गाइडलाइंस तो हो कि हम जिस जज को सिलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सिलेक्टेड हिम ऑन द बेसिस ऑफ सो एंड सो थिंग्स। उनकी मेरिट को असेस करने का देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला, देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल, और उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन उठता है तो देयर मस्ट बी समबडी हु इज आंसरेबल टू द पीपल आल्सो, उनको जवाब देने का भी बनता है कि भाई ये प्रोसेस था ये। पर इस चीज को किसके लिए मान लेते हैं, वो कहते हैं हमने सिलेक्शन कर दिया तो ये डिग्निटी के साथ जुड़ जाता है, प्रेस्टीज के साथ जुड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी प्रेसिडेंट पे आप आवाज मत उठाओ, ये मत करो, ये। फिर आखिरी में आ जाओ, इसके अंदर वो सारी चीजें डिस्कस कर रखी है लास्ट के अंदर, ये देखो, इट शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली, सच शुड बी इट्स कंपोजिशन एंड ऑपरेशन, द कमीशन शुड बी इम्यून टू लीगल प्रोसीडिंग्स सिविल एंड क्रिमिनल,
it should be removed only by a high tribunal consisting of Chief Justice of India and the Chief Justice of all high courts sitting together and deciding on any charge publicly made. We the people of India should have free expression in the commission process. तो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें भी पार्टिसिपेट करने का अवसर होना चाहिए। एक प्रोसेस पे जब इतनी बार क्वेश्चन उठ रहे हैं तो उस प्रोसेस में अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो इसको लेके पिछली सरकार में भी जब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे उस समय भी काफ़ी टशलबाजी हुई थी। इन्होंने लॉ कमीशन जो पहले बनाया था, नेशनल जुडिशरी कमीशन जो बनाया था, हैं क्या बनाया था? एनजीसी और क्या बनाया था? हाँ वही ठीक है, नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया था ना, यूपीएससी की तरह की वो जजेस का वो सिलेक्शन करेगा, वो बनाया था, ठीक है। वो तो वो जो बनाया था इन्होंने, उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद कॉलेजियम को सही ठहरा दिया था। अब फिर वही क्वेश्चन दोबारा उठ रहा है और ये डिमांड उठेगी तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इसको एड्रेस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को फेयर करना ही पड़ेगा अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए, अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए, वरना क्वेश्चन उठते ही रहेंगे। अब तक भी डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी ये होता है कि पर्टिकुलर यही फैमिलीज है, इनसे ही जज बनते हैं, बाहर से क्यों नहीं बन पाते। तो इस चीज को लेके ठीक है। ये जो आर्टिकल है कैप्चरिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट्स, इसके अंदर दो तीन चीजें हैं देखने की। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का और 2019 से 21 का, ये कह रहे हैं हाई रेट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रंस एंड रेट्स ऑफ एनीमिया अमंग अडल्ट even as obesity and overweight prevalence has increased in both rural and urban areas. This is the main concern. उस चीज को लेके आर्टिकल बनाया गया। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर 3-4 चीजें इन्होंने डिस्कस की है। नीचे वाले इसमें पैरे में आओगे तो द हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट्स आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द की टू टैकलिंग ऑफ सो कॉल्ड ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, दैट इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। 3 भागों में डिवाइड कर दिया। माल न्यूट्रिशन तो हो गया कुपोषण, उसको तो सफिशिएंट मिल ही नहीं रहा कुछ ही, तो उसके शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, वो तो कुपोषण जिसको आप कहते हो वो हो गया। दूसरा हो गया कि अंडर न्यूट्रिशन, आपको मिल तो रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन पूरे नहीं है। न्यूट्रिशन मतलब आपके शरीर को जो जो चीजें जिस जिस अनुपात में चाहिए वो उस अनुपात में नहीं मिल रही, तो आपके शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी चीज की। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, जैसे विटामिन डी की आजकल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और अदर विटामिन से B12 वगैरह इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये सारी उस चीज के बारे में बात कर रही है। और तीसरा है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है कि आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी दिक्कत करती है कि प्रोटीन लेने से रोकना पड़ता है। ऐसे ही कोई चीज उसका लेवल बढ़ जाता है तो किस में टर्न करेगा? वो बीमारी के अंदर टर्न करेगा। लीवर के ऊपर जोर पड़ेगा, किडनी के ऊपर जोर पड़ेगा, उन चीज़ों को बाहर करने के लिए। शरीर के अंदर मोटापा आना शुरू हो जाएगा और मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सो बहुत सारी बीमारी आ जाएंगी। और इसके अलावा एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आपने देखा होगा आयोडीन वगैरह, ये छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होती है, बहुत जरासी में। जैसे कहते हैं ना आयोडीन नहीं मिलने से घेंगा हो जाता है या गले के ऊपर एक रोग हो जाता है, हैं? हाँ, गॉइटर। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी डेफिशिएंसी जो है उनसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, ठीक है। जैसे मैग्नीज की कमी हो जाती है, वो सारा ये सब। तो वो कैसे पूरी हो, उसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि उन सारी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशन उसके ऊपर दे रखा है, किस तरह की न्यूट्रिशन होना चाहिए, फूड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा महंगी चीज़ों से ही हो। जैसे गाजर एक के लिए ऐसी है सर्दियों के अंदर जो बहुत सारे आपके उसको पूरा कर देती है शरीर की रिक्वायरमेंट को। गाजर और मटर, 2 चीज़ प्रोटीन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। आपको पनीर खाने की जरूरत नहीं है। मटर सस्ते भी होते हैं सीजन के अंदर, तो सीजनल यदि आप मटर और गाजर खा लेते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों को पूर्ति कर देती है, अकेली 2 ही चीज़। ऐसे गर्मियों के अंदर तो इसके अंदर कहने का ये है कि जो सीजनल चीज़ें हैं वो और रीजनल, जहाँ की लोकल, उन चीज़ों को आप खाओगे तो
इसके अंदर एक आता है ऋत भुक, मित भुक, हित भुक। ऋत भुक मीन्स ऋतु के हिसाब से खाइए, जो जब का है। आजकल चल रहा है ना, सर्दियों में भी आपको आम मिल जाएंगे, गर्मियों में आपको सर्दियों के फ्रूट्स मिल जाएंगे। शादी वगैरह में जाते हो, वो रिचनेस शो करने के लिए लोग खाते भी हैं, बट दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो ऋतु के अनुसार खाइए। ऋतु के अनुसार दूसरी चीज़ ऐसी होती है, कब हमें आधा पका खाना चाहिए, कब पूरा पका खाना चाहिए। ये मार्च और अप्रैल का महीना होता है, इसमें आधा पका हुआ खाना चाहिए। और मई जून का महीना होता है, इसके अंदर जब पूरी गर्मी पड़ती है तो इसके अंदर पूरा पका हुआ खाना चाहिए। जैसे गांव के अंदर खाते हैं भूगड़े, चने, ये खाते हैं, तो वो क्या है, ये खाने से आपकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और ये क्योंकि सॉलिड फूड होता है ये, तो फिर पानी आप ज़्यादा ले सकते हो, थोड़े से पेट भी भर जाता है। इस तरह से सत्तू है, तासीर को ठंडा रखता है। यहाँ बिहार वगैरह में सब सत्तू लेते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऋत भूख हो गया, ये ऋतु के अनुसार हो गया। मित भूख हो गया, मित भूख होने की जो आपके शरीर के अनुकूल है वो खाइए। आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको कोई चीज़ मोटापा बढ़ा रही है, आपको कोई चीज़ दिक्कत कर रही है, स्वाद के वशीभूत होकर आप खा रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करें आप। और तीसरा है हित भूख, जो हितकारी है। मित भूख का मतलब है कम भी खाइए, तो इसमें कम खाना है, जो आपके लिए हितकारी है वो खाइए, शरीर के अनुकूल। शरीर की अपनी तासीर होती है, क्योंकि 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, किसी कोई इंग्रेडिएंट बढ़ जाता है तो उसके अनुसार आपको खाना लेना होता है। तो ये सारा आप देख लेना, ये आर्टिकल है। ये थाली के बारे में कह रखा है इसमें, द प्रॉब्लम विद थालीनोमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और थाली दोनों को जोड़ के ये वर्ड बना है। तो थाली के जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ जाती है, घट जाती है, महंगाई है, खाने की चीज़ें हैं, उनके आधार पर ये आप देख लेना। एक इसी में एक आर्टिकल है, नीचे दे रखा है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क द मोस्ट आवर्स ग्लोबली, सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल इंडियन वुमेन्स है वो काम करती हैं। इसके अंदर एक अभी, क्योंकि हम जब जागते हैं जब कोई घटना हो जाती है, तो इसके अंदर अभी एक घटना घटी है कुछ दिनों पहले, द डेथ ऑफ एना सेबेस्टियन, ए 26 ईयर ओल्ड चार्टेड अकाउंटेंट बेस्ड इन पुणे। वो किस वजह से करी है, वो अर्नेस्ट एंड यंग EY कंपनी के अंदर लॉस्ट हर लाइफ ड्यू टू वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस की वजह से उसने अपना जीवन दे दिया, शी कमिटेड सुसाइड। और कमाल की बात ये है, इसके अंदर बता रहे हैं कि वर्क स्ट्रेस की वजह से ये सारी पॉपुलर हो रही थी, और इस कंपनी का कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आया उसके अंतिम संस्कार में, किसी ने अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की। दूसरी बात ये बता दी कि आपको सिर्फ क्या मान लिया, बस काम करो और जाओ, इमोशनलेस होके काम करते रहो आप, अपना घर परिवार ये सारी चीज़। इसके अंदर इन्होंने डिस्कस कर रखा है कि लगभग कितना 56.5 आवर्स, यदि 5 डेज अ वीक है तो 11 घंटे लगभग काम कर रही है लड़की। तो 11 घंटे बहुत हो जाते हैं काम करना, स्ट्रेसफुल तो हो ही जाता है। 11 घंटे आपने काम किया, उसके बाद फिर आपको अपने लिए पर्सनल भी टाइम चाहिए, वो सब भी चाहिए। तो ये सारा, तो ये आप देख लेना कहाँ कितने कितने घंटे, उसका एक चार्ट दे रखा है ये, कि जर्मनी में IT के अंदर मीडिया वर्क्स 32 आवर्स और रशिया के अंदर 40 घंटे। तो 40 घंटे कंपेयर टू 56.5 घंटे 56.5, तो बहुत ज़्यादा है ये। और फिर इंडियन जो वुमेन्स हैं उनके ऊपर और भी जिम्मेवारी होती है, खाना कौन बनाएगी, महिला ही बनाएगी। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो आके वही खाना बनाएगी, बच्चों की देखरेख भी वही करेगी। आजकल बंटने लगा है काम, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ वर्क लाइज ऑन हर ओनली, उसी के ऊपर रहता है। तो इसलिए ये असल में कर भी हम ही ने रखा है। पैसों की भूख हमारी इतनी बढ़ गई, ये जान देने की बजाय वो शिफ्ट कर सकती थी, किसी दूसरी जॉब पे जा सकती थी, इंडिपेंडेंट काम कर सकती थी, बहुत सारे रास्ते थे। और ठीक है, स्ट्रेस के अंदर आके उसने एक कदम उठा लिया। जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो वो अलग तरह से सोचता है, डिप्रेशन में होता है तो अलग तरह से सोचता है। वो किस स्थिति से गुजर रहा है बेहतर तो वही जानेगा, हम तो खैर उसको क्या कहेंगे, पर अन्य विकल्पों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब जो शिफ्ट सिस्टम है, फैक्ट्रियां प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर के अंदर शिफ्ट लगा दी। एक आदमी रात को भी काम कर रहा है, सवेरे भी काम कर रहा है, बॉडी क्लॉक आपकी ख़राब हो रही है।
आपको जिस समय सोना चाहिए था उस समय आप काम कर रहे हैं, जिस समय काम करना चाहिए था उस समय आप सो रहे हैं, तो बॉडी का भी बैलेंस खराब होता है, आपकी एज भी कम होती है, बीमारी का भी ज़्यादा संभावना होती है होने के लिए, आपकी लाइफ भी मिसमैनेज हो जाती है पूरी। टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं रहता, कैसे आप प्लान करेंगे? 7 से 3 रात को आप काम कर रहे हो, 3 से सवेरे काम कर रहे हो, तो प्रकृति से रिलेशन कोई रहा ही नहीं, आदमी मशीन हो गया। जैसे मशीन 24 घंटे चल रही है वैसे आदमी चल रहा है। एक आदमी शिफ्ट से उतर गया, दूसरा आ गया, दूसरा उतर गया, तीसरा आ गया। तो कंपनी क्या चल रही है? मशीन की तरह ही आदमी को मशीन बना दिया, और हम भी इस दौड़ के अंदर शामिल हो गए। तो क्वालिटी लाइफ, आपको एक ही जीवन मिला है, उस पैसे का आप करोगे क्या जब दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी, जब आप उसका उपयोग करने लायक ही नहीं रहोगे? तो यू हैव टू जस्टिफाई द थिंग्स। आप अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपने सुख के हिसाब से, 2 पैसा कम आ जाएगा, लेकिन इन चीज़ों को जब आप वो वैल्यू करोगे तो ही तो बात बनेगी। सबसे पहले फोर्ड कंपनी जो थी, उसके अंदर जो उसका मालिक था, उसने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ओवर टाइम जरूरी कर दिया। उस समय इतनी हाई हाई पैसों की थी नहीं, तो 8 घंटे के बाद वो काम लेता था। जो मना करता था उसको टॉर्चर करवाता था, गुंडों से पिटवाता था, और 12-12 घंटे जरूरी था काम करना। तो उसकी वाइफ ने ही सबसे पहले यूनियन फॉर्म कराई कि तुम सारे एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, अपना तो ख्याल तुम ही रखोगे, अपना राइट्स तो तुम देखोगे। वो सारे संगठित हुए, उनने हड़ताल की, उसके बाद ओवर टाइम का काम खत्म हुआ। दूसरा प्लांट लगाने में, मान लो एक कंपनी ने एक प्लांट लगा रखा है, एक प्लांट को या तो 24 घंटे चलाओ या 2 प्लांट को 12-12 घंटे चलाओ, प्रोडक्शन तो तभी आएगी ना। दूसरे पे इन्वेस्टमेंट होनी है, तो इसी को चलाओ। इसी को चलाने के लिए वो ये नहीं देख रहे कि हो क्या रहा है। 1,30,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बना दिया, उस ऑफिस के अंदर सारी सुविधाएं दे दी, थिएटर भी यहीं है, जिम भी यहीं है, कपड़े भी यहीं धो लो, खा भी यहीं लो, लाइब्रेरी भी यहीं है, सो भी यहीं लो, रेस्टिंग रूम भी है, सब कुछ है। हम खुश होते हैं कि कंपनी ने इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी। अरे कंपनी ने भैया फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई, कंपनी ने आपको गुलाम बना दिया, कंपनी ने आपको वर्ल्ड से कट ऑफ कर दिया, सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया, आपको आपको एक पेरिफेरी के अंदर कैद कर दिया, बस यहीं रहो, आपने जो कुछ करना है। आदमी वैसे सब्जी लेने जाता है, 4 जगह देख के आता है, जिम जाएगा तो साइकिल से जाएगा, 5 लोगों से मिलेगा, वहां अलग लोग होंगे, जो भी काम करेगा ही इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, यहाँ आइसोलेशन में डाल दिया, सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। जो 20-30-50 आदमी कंपनी में काम कर रहे हैं, बस उन्हीं का चेहरा देखो, उन्हीं जैसा रहो, बस वहीं रहो, इससे बाहर आपकी दुनिया है ही नहीं। और एक समय में क्या होगा, आपसे काम लिया जाएगा, उसका मकसद क्या है कि आप रिलैक्स हो गए, फिल्म देख ली, फिर लेके लग जाओ, ऑफिस तो यही है, वर्किंग आवर्स तो प्रिस्क्राइब है ही नहीं, फिर काम करना शुरू कर दो। जिम कराए, 5 मिनट का काम है, तो आप ना तो सोसाइटी की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, ना सामाजिक बनो, ना गणेश उत्सव चल रहा है और चल रहा है इनमें पार्टिसिपेट करो, बस सब कुछ यही है आपका। आपका जीवन ही बस इस 4 दीवारी के अंदर हो गया। तो हम ऐसी चीजों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो खुद आने वाले टाइम के अंदर डिप्रेशन में जाएंगे। वही सारी चीजें होनी है। इंजॉय क्या करेंगे हम? फिल्म इंजॉय कर लो, वहां अच्छा खाना इंजॉय कर लो, बस। तीसरी चीज इंजॉयमेंट के नाम पे है ही नहीं। किसी के साथ आउटिंग पे जाना, बाहर बैठना। और आउटिंग भी कैसे कराते हैं? सारे मिला के एक रिसोर्ट बुक करा दिया, वहां जाओ, लाउड म्यूजिक चलाओ, स्विमिंग पूल में नहाओ, बकवासबाजी करो और ये आ जाओ। नेचर से आपका कांटेक्ट कहाँ रहा? नेचर से जितनी भी कंपनियां ये ऑर्गेनाइज कर देती हैं टूर, ऑर्गेनाइज भी ऐसे रिसोर्ट में, वहीं सब बियर पी रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं, वहीं डांस कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। ये मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 4-5 साल बाद आपकी हालत क्या होने वाली है। उसके बाद और नए लड़के आ जाएंगे, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। और अब ये लोग 5 साल की 6 साल की लाइफ को ही प्लान कर रहे हैं। अब एक दूसरा कल्चर और आ गया कि ज्यादा से ज्यादा 10 साल कमाओ। मैं 24 साल का हूं, मैं सिर्फ 35 साल तक कमाऊंगा, उसके बाद मैं अपने पैसे को मैनेज करूंगा इन द सेंस कहीं SIP में लगाऊंगा, कहीं और लगाऊंगा, कहीं ये करूंगा, उसके बाद रिटायर्ड लाइफ इजी उसमें जीऊंगा। आपकी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करने के लिए आप बचोगे कहाँ? आप 10 बीमारियों के शिकार हो जाओगे, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन के आप शिकार हो जाओगे, आइसोलेशन के कल्चर आपके अंदर से खत्म हो चुका होगा, सोसाइटी के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, फिर आप क्या एंजॉय करोगे?
तो ये बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है, इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 2 आर्टिकल हो गए। इसके बाद हमारा एक इसमें है ये है इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये असल में क्या है, एनएसएस ये जितने भी बड़े ये हैं वो प्लान करते हैं, अमेरिका प्लान करती है कि, और हमारे बजट के अंदर ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज होती नहीं है हमारे बजट के अंदर। यहां आप देखोगे तो ये सब प्लान करते हैं। यहां देखो सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं बजट स्पीच मेक नो रेफरेंसेस एट ऑल टू द एनिमी आउटसाइड एंड विद इन। तो बजट जो स्पीच है वो किसी चीज की बात ही नहीं कर रही है यहां। वो क्या कर रही है, लेकिन यहां रशिया है, अमेरिका है, ये सारे लोग क्या करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, यहां इसी पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इंटरप्रेटिंग द टर्म। इसके अंदर है फॉर सच एन एक्सरसाइज वन हैज टू फर्स्ट डिसाइड व्हाट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टर्म नेशनल सिक्योरिटी। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता क्या है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज इट मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट टाइम्स। और बहुत मोटी बात कह दी, अलग अलग प्रांत के लिए ये अलग अलग है, अलग अलग देश के लिए अलग अलग है, और अलग अलग समय में भी अलग अलग है। हर समय एक जैसा नहीं होता ना, किसी समय में पूरे उसमें वर्ल्ड में एक समय में कोल्ड वॉर चल रहा था, आज के समय में यूक्रेन और उसके बीच में टेंशन चल रही है, इस तरफ इजराइल के बीच में और ईरान वगैरह के बीच में, इनके बीच में वो चल रही है टेंशन। क्या चल रही है, तो अच्छा खासा युद्ध चल रहा है दोनों देशों में। अब ये कह रहे हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट इट वन सेंटर अराउंड द यूनियन ऑफ और वैल्यूज एंड नेशनल इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच के अंदर ये बात कर रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन स्टैंड अप एज अ मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी even while supporting a clutch of dictators of economic gain. After all, ये जो बाइडेंस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मेंशंस वैल्यूज 29 टाइम्स। ये वैल्यू की जो बात करते हैं, अमेरिका जो डेमोक्रेसी की बात करता है, अमेरिका के 2 चेहरे हैं यहाँ एक इसमें हिपोक्रेसी एक वर्ड है, इसी के अंदर आखिरी में डिस्कस कर रखा है इसको। तो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अपने लिए कुछ और है, सामने के लिए कुछ और है, बातें कुछ कहना, उनका अर्थ कुछ निकलना, वो हिपोक्रेसी है। आप चाहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, ये हिपोक्रेसी। इसके अंदर नीचे आ जाओ, इसी के अंदर इट डिड नॉट क्वाइट वर्क बट द पॉइंट वॉज इट वॉज इशूड फॉर एन स्पेसिफिक पर्पज। देयर वॉज नो टू ऑप्शन on the fact that India needs an SS that will bring together diverse aspect of defense, finance, investment and climate change into one coherent whole। हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये सारी चीजें, डिफेंस है, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट है, और ये सारी चीजें। क्यों? यदि यूक्रेन और रशिया पे वॉर चल रहा है तो उसका इंपैक्ट भी हमारे पर पड़ रहा है। इजराइल के साथ वॉर चल रहा है, उसका इंपैक्ट भी हमारे पास पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? हम एक इकोनॉमिक शक्ति बनना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हम अपने को तीसरे स्थान पर देखना चाह रहे हैं। अब वहां तक जाने के लिए सारे वर्ल्ड के अंदर हमारे रिलेशन, हमारा इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा बिजनेस ही बढ़ना चाहिए। और जब वहां डिस्टर्बिंग सिचुएशन है वहां पर, तो कैसे बढ़ेगा? तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। इसीलिए इंडिया प्रयास भी कर रहा है इन चीजों को रिजॉल्व कराने की। ठीक है, यहां हो गया। और तो आगे लास्ट में इसी पैराग्राफ में लास्ट में आ जाओ। द थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन एंड नेक्स्ट लेवल इज एलोकेशन ऑफ टास्क to each service and the equipment that need to fulfill its mandate. True defense budgeting is a relatively transparent exercise. However, a strategy
will need to decide which equipment or service one has to lean towards and where it falls short. For instance, if the Indo-Pacific is a part of strategy, then a hard exercise has to be on how to quickly upgrade our submarine shipbuilding capabilities. Indian submarine strength is about fourth of China, while the picture is even worse in shipbuilding. तो ये कह रहे हैं कि ये neither is the lag in the commissioning of warship something that you would have to advertise. A clever drafter could get around the details, but when without a clear identification of where our priorities and weakness lies, it is hardly a worthwhile exercise. Transparency is for the strong and not for those struggling to catch up. अब यहां जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जैसे रशिया वगैरह प्लान कर रहा है, ऐसे ही हमें प्लान करना पड़ेगा। हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, किन चीज़ों पे हमें काम करना है, किस तरह से करके। तो इन सारी चीज़ों को जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, हायर प्रायोरिटी पे नहीं लेंगे, इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ये कह रहे हैं। इसमें आखिरी में देखो ये दिस काइंड ऑफ bravado would have the opposition on your neck, so internally it has a little value for political gain. Externally a written national security document, ये written की बात कर रहे हैं, जैसे वो सब लिखित में डिस्कस करते हैं और बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, would hardly allow the dexterous foreign policy flexibility apparent from our careful balancing on the Russia-Ukraine and Gaza wars. For instance, backing democracy strongly in a written NS document would then be an exercise of hypocrisy. Hypocrisy मैंने अभी आपको डिफाइन किया है कि दिखाने में कुछ और वैसे कुछ होता है. The US can be an hypocritical as it pleases. US हो सकता है, it is the world power, India is not. इंडिया नहीं हो सकता, तो इंडिया को मोर एफिशिएंटली प्लान करना पड़ेगा, उस चीज को लेके कह रहे हैं. अ फुल थ्रेड रनिंग थ्रू द इकोनॉमी. और इस सारा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने, हमारी इकोनॉमी कैसी है? ग्रोइंग इकोनॉमी है. हमें मेंटेन करना पड़ेगा अपनी ग्रोथ रेट को, तभी हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे. उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सारा, और नेशनल सिक्योरिटी के अंदर सारे थ्रेट्स आते हैं, इंटरनल भी आते हैं, एक्सटर्नल भी आते हैं. अब एक और खतरा खड़ा है, आपने देखा होगा, म्यांमार से भी आतंकवाद आने लगा. 900 वहां से ट्रेंड किए हुए बंदे वो इंडिया के अंदर कैप्चर, अभी उनको कैप्चर किया है, पकड़ा है. तो पहले तो आतंकवाद पाकिस्तान से आता था, चाइना सपोर्ट करता था, लेकिन अब तो एक कंट्री और हो गया है. वो वहां पर जो हालात इसके बिगड़े हुए हैं मणिपुर के, उसके अंदर उनका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ, ये भी एक खतरा है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है.